हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 19 पे, और चैप्टर नंबर 19 में आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10। और बच्चों, इस चैप्टर का एक नया हाफ, एक यहाँ से एक नई बात का हम आगाज़ करेंगे। और बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इससे पहले बच्चों, हमने जो अभी तक हाफ पढ़ा है लेक्चर नंबर 9 तक, उसमें जो हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी की है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो बच्चों पार्टिकल होती हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिहेव एज पार्टिकल्स, और इसको बच्चों हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में, जिसमें हमने देखा था कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है, अगर हम रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पार्टिकल फॉर्म लेते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, तो फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल जो रिज़ल्ट्स हैं उनसे मैच करते हैं। और उसके बाद जो हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो स्टडी किया था कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से, जिसमें हमने फिर इस बात को प्रूव किया कि जो चेंज इन वेवलेंथ जो है आती थी रेडिएशंस की, दैट वाज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। फिर उसमें हमने प्रूव किया कि जो एक्स रेज थी वो पार्टिकल के तौर पे उन्होंने बिहेव किया था कॉम्पटन इफेक्ट में। और इस चीज़ का जो तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था, या इसकी जो एक तीसरी एविडेंस थी, वो थी पेयर प्रोडक्शन, जिसमें जो एक हाई एनर्जी, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन जो है, अगर किसी मैटर के साथ, किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अनदर प्रूफ दैट गैमा रे फोटोन मतलब गैमा रे फोटोन की फॉर्म में ये हुआ था। तो गैमा रेज बिहेव्ड एज ए पार्टिकल। तो यहाँ तक ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी बच्चों कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दैट बिहेव्ड एज ए पार्टिकल। और उसके बाद बच्चों, अब यहाँ से एक नई बात जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम वाइस वर्सा, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह हम फिज़िक्स में ये टर्म यूज़ करते हैं, तो वाइस वर्सा के तौर पे बच्चों हम इसको ले सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, अगर वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती हैं तो पार्टिकल्स मस्ट ऑल्सो बिहेव लाइक वेव्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो बात थी बच्चों, ये सबसे पहले एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, लुइस डी ब्रोए, जिन्होंने बच्चों ये बात कही एक कॉन्सेप्ट की बेस पे, अपने ख्याल की बुनियाद पे। और ख्याल बच्चों उनका ये था कि नेचर लव्स सिमेट्री, राइट। ये बच्चों उन्होंने अपना जब थीसिस सबमिट करवाया 1924 में, तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि नेचर लव्स सिमेट्री। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बिहेव करती हैं एज ए पार्टिकल, तो पार्टिकल्स मस्ट ऑल्सो बिहेव एज ए वेव। उस वक़्त 1924 में उनके पास बच्चों कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था जिसमें वो ये कह सकते कि ये एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेस पे वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन बच्चों उनका ख्याल था और उन्होंने थीसिस में ये लिखा, और इस बात पे उनका थीसिस जो है वो कुछ देर के लिए हॉल्ट हुआ, और उसके अप्रूवल में टाइम लगा कि ये बात सिर्फ एक ख्याल था, एक बात थी जो उन्होंने कही, और इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। बहरहाल बच्चों, बाय द टाइम ये चीज़ प्रूव हुई, इसके बाद डेविसन और जर्मर आए जिन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और फिर डी ब्रोए जो सर थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो पार्टिकल्स जो है बच्चों, दैट बिहेव्स लाइक वेव। तो एवरी मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, ये बच्चों आइडिया था जो सर डी ब्रोए ने 1924 में प्रपोज किया। तो इस बात को बच्चों हम लोग लेते हैं और उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म जो उन्होंने सर डी ब्रोए ने दी, उसको लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स। उसमें एक बुलेट की एग्जांपल ले लेंगे, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, वो एक पार्टिकल के तौर पे। और उसके बाद बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल लेके दोनों की वेवलेंथ्स को कैलकुलेट करते हैं, और उसके रिजल्ट पे बात होगी। अच्छा बच्चों, इसमें हमने ये देखा कि जो डी ब्रोए हाइपोथेसिस था, उसके मुताबिक हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है फोटोन का, वो क्या होता है। तो वी नो दैट, ये चीज़ हमने डी ब्रोए हाइपोथेसिस में देखी, और वो ये थी बच्चों कि जो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज ए पार्टिकल बिहेव करती हैं, तो वो जो फोटोन होता है जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, तो फोटोन का जो मोमेंटम है p, वो जो हम जानते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा जो है ये जो वेवलेंथ है उस लाइट की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके फोटोन की हम बात कर रहे हैं, और h जो है दैट इज़ प्लांक्स कांस्टेंट।
तो इस इक्वेशन से ये जो डी ब्रॉय इक्वेशन, यहाँ से बच्चों हम लैम्डा को अगर स्विच कर दें तो ये लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और लैम्डा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी हम कर सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल इज़ इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इस P को रिप्लेस कर दें mv से, तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बनती है, ये भी जो मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि डी ब्रॉय की इक्वेशन से हमें मिलती है। अब जो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन जो है ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बताती है एक्सप्लेनेशन के अगर कोई पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है जिसका मास m है, और बच्चों वो मटेरियल पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी के साथ, v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो एक्चुअली वो जो मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज़ एक्चुअली शोइंग सम वेव प्रॉपर्टीज़, और मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि दैट मूविंग पार्टिकल इज़ एक्चुअली अ वेव विच इज़ मूविंग थ्रू स्पेस। तो वो जो वेव होगी, वो जो मटेरियल पार्टिकल होगा, वो जो वेव बनेगा, उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं इस इक्वेशन से, राइट। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल्स एच ओवर एम वी, इस इक्वेशन से हम लोग किसी भी पार्टिकल की जब वो मूव कर रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों एक पार्टिकल जो है, जब हम पार्टिकल कहते हैं तो दैट मे बी अ वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और दैट कैन बी अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये पार्टिकल इवन हम भी हो सकते हैं कि लेट्स से एक एथलीट है, वो भाग रहा है या मॉर्निंग वॉक में कोई रनिंग कर रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, और उसकी जो स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा है, अगर उसको उसके मास को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट स्टिल गिव द रिजल्ट कि वो जो पार्टिकल या वो जो ऑब्जेक्ट है वो जब मूव कर रहा है तो उसकी एक्चुअली जो वेव फॉर्म बनेगी, या उस पार्टिकल, उस ऑब्जेक्ट की जो वेव प्रॉपर्टीज़ बनेगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो सकती है। तो ये जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन है, और इस वेवलेंथ को या जो इस वेव को, ये जो एक यहाँ से बनेगी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इसको बच्चों हम नाम देते हैं मैटर वेव का, राइट। तो ये भी आपने याद रखना है, दिस टाइप ऑफ वेव इज़ नोन एज मैटर वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, राइट, ये भी आपने याद रखना है, दिस इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज़ नॉट मटेरियल वेव, मैकेनिकल वेव, ये वो नहीं है, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ वेव। और इसको जो थर्ड टाइप ऑफ वेव हम ओवरऑल कह लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहले नंबर पे फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेकंड टाइप जो है मैकेनिकल वेव्स, तो इस लिस्ट में थर्ड टाइप जो है दैट इज़ मैटर वेव, राइट। तो इसको मैटर वेव के तौर पे हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग इस इक्वेशन से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कुछ वेव्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, और एग्जांपल 1 में जो हम कहते हैं कि एक बुलेट है जिसको फायर किया गया है एक गन से, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो अगर जो किसी गन से एक बुलेट को फायर किया जाए तो उसमें उसकी कितनी वेवलेंथ बनेगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बुलेट जो है जो लेट्स से एक बुलेट का जो मास है वो ऑलमोस्ट रफली, एक बुलेट जो है दैट इज़ 20 ग्राम, उसका जो मास है रफली इसको ले लेते हैं 20 ग्राम, या अगर इसको जो किलोग्राम्स में करें तो हम इसको कर सकते हैं 0.02 kg, राइट। ये मतलब एक रफली एक बुलेट का मैस हो गया हमारे पास। उसके बाद जो बुलेट की स्पीड है दैट इज़ ऑलमोस्ट एन एवरेज 330 मीटर्स पर सेकेंड, ये एक स्पीड है। तो अगर बच्चों कोई बुलेट है 20 ग्राम और वो 330 मीटर्स पर सेकेंड से मूव करेगी, सो दैट वेवलेंथ लैम्डा, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बुलेट, ये बुलेट जा रही है तो दिस बुलेट हैज़ सम शोइंग सम वेव प्रॉपर्टीज़, राइट। सो दिस बुलेट इज़ बिहेविंग लाइक अ वेव, तो उसकी जो वेवलेंथ बनेगी दैट 6.63 टाइम्स -34
mass is 0.02 and speed is 330 meters per second. तो अगर बच्चों इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो we see that the result of this calculation is 1 times 10 raised to the power negative 34, right? So this number is 1 decimal 0 10 raised to the power minus 34 meter. This is extremely small wavelength. अगर बच्चों इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना पड़े तो इसके लिए बच्चों एक बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो इतनी स्मॉल वेवलेंथ को कैलकुलेट करे, तो ये प्रैक्टिकली तो अभी जो इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी स्मॉल वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जाए। तो इसलिए बच्चों जब बुलेट मूव करेगी तो उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो कैलकुलेशन है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन बच्चों स्टिल उसकी एक वेवलेंथ है विच इज़ 10 raised to the power minus 34 meters, राइट। आज बच्चों इसके साथ एक दूसरी वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से वी टेक अनदर एग्जांपल, और वो एग्जांपल बच्चों हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की विच इज़ मूविंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। इस तरह इसको ले लेते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1 टाइम्स 10 raised to the power 9 minus 31 kg, ये बच्चों उस इलेक्ट्रॉन का मैस होगा। और उसके बाद जो उसकी जो स्पीड है v, दैट इज़ 1 टाइम्स 10 raised to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड, ये उसकी जो स्पीड है। तो अगर उसकी जो हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें, सो दैट इज़ h लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, दिस इज 6.63 टाइम्स 10 raised to the power negative 34, mass 9.1 negative 31 1 into 10 raised to the power 6, और इसकी जो अगर हम कैलकुलेशन करें तो वी गेट 7 टाइम्स 10 minus 10 मीटर, या आप जो इस वेवलेंथ को 7 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तक हम कह सकते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है बच्चों 7 एंगस्ट्रॉम, 7 into 10 raised to the power minus 10 मीटर, दिस वेवलेंथ लाइज इन एक्स रे रीजन। तो ये जो एक्स रे वेवलेंथ के ऑलमोस्ट करीब है। तो दिस इज़ डिटेक्टेबल मेजरेबल वेवलेंथ। तो ये दोनों रिजल्ट्स बच्चों ये बताते हैं कि हमारे पास अगर एक बुलेट है जो कि इतनी स्पीड से और इतना मैस है उसका, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो है तो सही, मतलब एक बुलेट जब मूव करेगी तो स्टिल इट हैज़ सम वेवलेंथ। और ये दूसरी बात है कि उस वेवलेंथ की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम मतलब स्मॉल वैल्यू है। इस तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू बुलेट, और उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुलेट, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो जो 7 एंगस्ट्रॉम विच इज़ लाइक एक्स रे। तो इट मीन्स कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट दिस स्पीड 1 times 10 raised to the power 6 meter per second almost behaves like an X-ray। तो जिस तरह जो एक एक्सरे है विच इज़ प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस तरह कोई इलेक्ट्रॉन अगर इतनी स्पीड से मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन भी एज ए एक्सरे बिहेव करेगा। इस बात का जो एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में देखेंगे, डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मूव कराया है इलेक्ट्रॉन गन से और उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट की, और बाद में ये साबित हुआ कि उन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो वही है जो एक्सरेज की वेवलेंथ है। तो ये बात बच्चों प्रूफ भी करेंगे हम लेक्चर नंबर 11 में। तो फिलहाल बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंस डी ब्रोए का जो कॉन्सेप्ट है कि जो मूविंग पार्टिकल्स हैं दैट बिहेव्स लाइक वेव, तो देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा, मटेरियल पार्टिकल, तो उसकी एक कोरस्पॉन्डिंग एक वेव होगी और उसकी वेवलेंथ होगी जो कि कैलकुलेट की जा सकती है इस इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, तो ये जो आइडिया है, इस आइडिया को हम कहते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो अब इस बच्चों आइडिया को लेकर हम लोग मज़ीद इस पे बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 11 में, और वो होगा बच्चों डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक बात जो है ये बच्चों अभी हाइपोथेसिस है, अभी डी ब्रोए का ये एक प्रपोज्ड एक आइडिया है और इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। लेकिन लेक्चर नंबर 11 में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाएगी
कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं तो उनकी एक वेवलेंथ होती है। अब उसमें जो दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं, एक माइक्रो पार्टिकल्स की और एक मैक्रो पार्टिकल्स की। तो जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वेवलेंथ तो ज़रूर होगी, लेकिन वो वेवलेंथ मेजरेबल नहीं है, आप यूँ कह सकते हैं। और जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्मॉल मैस और ज़्यादा स्पीड की वजह से उनकी जो वेवलेंथ है वो मेजरेबल रेंज में चली जाती है। तो दैट वेव फिनोमिना बिकम्स मोर एविडेंट या मोर प्रोमिनेंट राइट एट माइक्रो लेवल। तो मतलब हर मटेरियल पार्टिकल की ये जो है वो मोशन उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है। इसमें भी जो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में लैम्डा इक्वल्स एच ओवर एम वी, इसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी एच जो है ये जो एक बड़ा स्मॉल नंबर है -34 तक जाता है। तो अगर बच्चों ये किसी बड़े नंबर के साथ डिवाइड होगा जिसमें एम और वी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मज़ीद ये फैक्टर जो है डिवाइड होकर स्मॉल होगा, विच मीन्स के जो लैम्डा की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अगर बच्चों एम और वी जो है ये स्मॉल नंबर्स हों इनकी तो फिर लैम्डा की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी और वो मेजरेबल रेंज में चली जाएगी। तो बहरहाल इसमें सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में, डी ब्रोए कॉन्सेप्ट कि एवरी मूविंग पार्टिकल शोज सम वेव प्रॉपर्टीज़ और देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एवरी मटीरियल पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो यह इस टॉपिक में इतना ही है। ये दो एग्जाम्पल्स भी साथ आपके हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे जो बात होगी लेक्चर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19 लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक होगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।